नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको मूल विधि का सेशन पढ़ाया जा रहा है। इस मूल विधि के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको अभी प्रेजेंट में मैं आपको BNSS पढ़ा रहा हूं, जो कि आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको BSA करा चुका हूं, भारतीय न्याय संहिता, यानी BSA नहीं BNS करा चुका हूं, भारतीय न्याय संहिता को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी जो मैंने यहां पे करा दी हैं BNS की, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज भी करा दिया है। नए जो आपके धाराएं जुड़ी हैं, नए चैप्टर जुड़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो जिस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। लेकिन अब हमें जानना है BNSS को, और इसको भी जानना है चैप्टर वाइज। और चैप्टर नंबर 1 भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, इसका इंट्रो पार्ट भी करा चुका हूं। तो फिर आज क्या कराने वाला हूं बेटा, तो आज हम चैप्टर 1 से आगे बढ़ने वाले हैं। और जो साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हर्ष हैं, गोमती हैं, इसी के साथ में यूपी पुलिस हैं। हाँ जी, बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी आ सकते हैं। निशांत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। और इसी के साथ में आपको बताना चाहता, हाँ जी बिल्कुल, राधे राधे भाई, राधे राधे, जय हिंद। इसके अलावा आपका जय श्री राम, सभी चीजें जो आपको यहाँ पे इनवाइट करती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे हम सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ने पर अब फोकस करने वाले हैं। बिल्कुल भाई, स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ गोमती, आप अगर पूछ रहे हो, मैं अभी हाँ भाई आ चुका हूँ। हर्ष भाई आ चुका हूँ, बस हो गया है। अब बात करते हैं, आपको पता है कि अब आपको मैं अगर ये कहूँ कि हाँ जी बिल्कुल नितिशा शर्मा नमस्ते, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि चाणक्य 2.0 बैच हमारे पास में है। माइंड में अगर आपके दिमाग में आ जाए कि अरे भाई अब हमें हिंदी भी पढ़ना है, हमें मैथ्स भी पढ़ना है, हमें यहाँ पे मूल विधि भी पढ़ना है, BNS के अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना है एक जगह पर, तो वो जगह आपकी है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन, जिसका नाम है BySC। और आपको वहां पर चाणक्य 2.0 बैच मिल जाएगा। ये BySC ऐप पर चल रहा है, बहुत बेहतरीन बैच है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर पढ़ाई कराई जाती है। बेटा 4 साल बाद वैकेंसी आती है। ये जो आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी प्रेजेंट में इसको पढ़ लोगे, जितने अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, जितने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, आपका फायदा है। क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आने वाली नहीं होती है। ये वो वैकेंसी है जो 4 साल में, 5 साल में एक बार आती है। ये वही फरवरी की तरह है जो एक बार आती है, जैसे 29 तारीख। तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको मौका नहीं गंवाना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मौका मिल जाए मुझे, जहां से मुझे बहुत अच्छे तरीके से सारे टीचर पढ़ाते हो, तो बेटा वो मौका हम दे रहे हैं आपको इस एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है BySC ऐप। और BySC ऐप पर ये बैच है मात्र 99 रुपए में। तो भाई 4 साल बाद मौका जो मिले और वो मिल जाए आपको 99 रुपए के बैच में, तो मुझे लगता है इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए कह रहा हूं अभी प्रेजेंट में मौका है, क्योंकि अभी इसकी तारीख घोषित नहीं हुई है। जब तक तारीख नहीं है तब तक हमारे पास में ये बैच है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। आपको इसमें कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी हो चुकी हूं, क्योंकि लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाए होगे, तो वो क्लास कुछ आपको मिल जाएंगी। बाकी का आपको लाइव सेशन में जुड़कर आप खुद देख पाएंगे कि हाँ सर ये कैसा बैच है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खुद देख पाएंगे कि डेमो क्लासेस में जाकर कि यहाँ पे कैसा पढ़ा रहे हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा तारीफ करने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं आएंगी दरोगा की वैकेंसी, बेटा ये दरोगा की ही वैकेंसी हैं जो अभी चल रही हैं, और प्रेजेंट में अभी इसका एग्जाम होना बाकी है, जो अभी नहीं होने वाला है। तो आप इस पर फोकस करिएगा, पढ़ाई करिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई करिएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि ये वैकेंसी जो है वो हर साल वाली वैकेंसी नहीं है। एक प्रकार से ये 4 साल बाद एक कुंभ मेले की तरह, जैसे आते कुंभ मेला 12 साल बाद आता है, ऐसी ये वैकेंसी होती है, 4 साल बाद आती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आपको हमारे साथ में मिलकर पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कौन सी एप्लीकेशन। तो BySC क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको बैच मिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे BNSS पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे BNSS पर फोकस कर ही रहे हैं। और ये कब आया था तो आपको पता है, ये 2023 में आया था। लागू कब हुआ था तो ये भी मैं बता चुका हूँ, ये 1 जुलाई को लागू हुआ था। और 1 जुलाई आपको 2024 वाली 1 जुलाई को ये लागू होता है। ये हम सब जान चुके हैं, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। बाकी का आपको पता है कि हमारे पास में ये जो है, ये हमारे पास एक सिलेबस है जो आपको भारतीय न्याय संहिता की बात करता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात
करता है। तो बेटा जो सिलेबस में है वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, वही चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको बता दूं कि हम आज क्या करने वाले हैं, दिमाग में यही आएगा कि आज के वीडियो में सर ऐसा क्या खास रहने वाला है, आप कौन से चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। जहां पर हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ चुके थे, जहां पे हम प्रारंभिक चीजों को पढ़ चुके थे, जहां पे परिभाषा को समझ चुके थे, वो आपकी धारा नंबर 1 से लेके 5 तक थी। यहां पे क्या है सर, तो आप याद रखिएगा यहां पे जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर नंबर है 2, ठीक है, चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर नंबर है 4। तो इन 3 चैप्टर को करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो आपको पता है हमारे पास में न्यायालय हैं, हमारे पास में कोर्ट हैं। अब ये कोर्ट हमें सजा देंगे तो पहले न्यायालय का गठन करना पड़ेगा, पहले जज को गठन करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यही धारा जो है ये बताती हैं कि कितने कोर्ट होंगे और इन कोर्ट में कौन जज होगा, उनको यहाँ पे कौन बनाएगा। तो ये आपकी सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 के तहत मिलने वाली हैं। चैप्टर नंबर 2 में दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन किया जाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूं वही है, ठीक है, कार्यालय का गठन। तो सेकंड चैप्टर हो गया। अब सेकंड के बाद में क्या होता है कि आपको पता है कि हमने कोर्ट बना दिए, हमने जज बना दिए, हमने पावर नहीं दी इन्हें, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पावर के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है जो कहता है कि न्यायालय के पास कितनी शक्ति होगी, न्यायालय किसी को कितना यहां पे सजा दे सकता है, न्यायालय किसको वरी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो आपको मिलने वाली हैं वो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलने वाली है। अब न्यायालय तक पहुंचाने का काम किसका है भाई, पुलिस का है। और अगर पुलिस का है तो उसमें भी यही चीज बताई गई है कि हमारे पास में जो थाना अध्यक्ष होता है और वो आपको शक्तियों का विभाजन करने की बात आए या शक्ति की बात की जाए तो वो सब इसके अंदर आएंगी। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों की बात की जाती है। भाई वहां पे कुछ सीनियर भी होंगे तो उन सीनियर की शक्तियों की बात की जाती है। अब शक्ति अगर बात कर ली तो यहां पर पब्लिक भी तो है, ये पब्लिक क्या करेगी, तो ये पब्लिक को सहायता यानी पुलिस को सहायता भी देगी। तो यहां पर क्या है, तो इसमें एक चीज और ऐड की है तो जो कि है पुलिस की सहायता। तो पब्लिक जो है वो पुलिस की सहायता कर सकती है, कोई भी नागरिक जो है पुलिस की सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है किसी अपराधी को पकड़वाने में। अब बात करते हैं सर धारा भी बता दो, बिल्कुल बता रहे हैं भैया। तो इनकी कुछ धाराएं हैं। अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 जो है, ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो धारा नंबर 6 से स्टार्ट होता है और ये धारा नंबर 6 से लेकर 20 तक की बात करता है। इसी प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 3 की मैं बात करूंगा तो यहां पे धारा नंबर जो है 21 से स्टार्ट होती है और 29 तक इसके अंदर रहती है। इसी प्रकार से तीसरे चैप्टर की अगर चौथे चैप्टर की मैं बात करूं तो धारा नंबर 30 से स्टार्ट होती है और धारा नंबर 34 तक रहती है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि आज की जो धाराएं रहने वाली हैं वो 6 से स्टार्ट होगी और 34 तक की रहेगी और ये हमारा बीएनएसएस के चैप्टर हैं, ये आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 को पढ़ेंगे, धारा नंबर 6 से लेके 34 तक पढ़ेंगे, सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो मैं आपको बता दूं कि आप अब क्वेश्चंस से जुड़ने वाले हैं, आपको आंसर्स देने हैं, आपको क्वेश्चंस को समझना है, इसके बाद आंसर को समझना है, तब आप अपना आंसर देने की कोशिश करना। आप डायरेक्ट आंसर मत देना कि सर पहले का आपका आंसर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए होगा, नहीं, आप फीडबैक लास्ट में दोगे, लेकिन उससे पहले आपको यहां पे आंसर्स भी देने होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करें भाई। आदित्य चौधरी भी जुड़ चुके हैं बिल्कुल, और इसी के साथ में हर्ष भी आ चुके हैं, और यहां पर स्टार्ट करते हैं, कृष्ण कुमार भी जुड़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है चैप्टर नंबर 2 का, ये कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 की धारा नंबर 6 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में आपराधिक न्यायालयों का एक वर्ग नहीं है। ये आपके पास में दिए हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर ए कहता है सत्र न्यायालय, बी कहता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सी कहता है आपका ग्राम न्यायालय, और डी कहता है उच्च न्यायालय। अगर मैं आपसे कहूं कि सोचिए, अगर किसी अस्पताल में अलग अलग डॉक्टर होते हैं, वैसे ही कानून में भी अलग अलग तरह की अदालतें होती हैं, और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आपराधिक न्यायालयों की संरचना की गई है, और यही बताती है धारा नंबर
6। और यहां पर धारा नंबर 6 क्या बताती है कि धारा नंबर 6 कहती है न्यायालय का वर्गीकरण किया जाए, यानी इनके वर्ग निर्धारित किए जाएं जो हमें क्या देंगे, सजा देंगे। तो दंड न्यायालय के वर्ग जो हैं वो धारा नंबर 6 में दिए गए हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास में कितने वर्ग की बात की गई है। तो आपको कहूं कि सबसे पहला वर्ग तो आपका उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट के अलावा भी हमारे पास में कौन कौन से न्यायालय शामिल होंगे, तो आप बताएंगे क्या कि एक है सर सत्र न्यायालय, यानी सेशन जो कोर्ट होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्ग है। इसके बाद सत्र न्यायालय के बाद में सर आप देखेंगे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इनके भी क्या होते हैं, इनके भी हमारे पास में न्यायालय होते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इनका जो न्यायालय होता है उसमें भी हमारे पास दो वर्ग होते हैं, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, और न्यायालय में कितने वर्ग, दो वर्ग, एक होगा आपका प्रथम वर्ग और दूसरा होगा आपका द्वितीय वर्ग। तो दोनों वर्ग की बात की जा रही है। अब बात करते हैं आपका और कोई भी कोर्ट हो सकता है इनमें से, तो भाई आपके पास में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, यानी कार्यपालक, क्या होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में इन कोर्ट को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन कह रहा था ऑप्शन नंबर बी होगा, आ जाओ भैया। हर्ष वर्मा कह रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, कहने को लगता है कि सारे ही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो सकते हैं, क्योंकि हम तो बी पर ही ध्यान देते हैं। भाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो चुका है, क्योंकि ग्राम न्यायालय हमारे पास में बीएनएसएस के तहत आपका नहीं वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ग्राम न्यायालय एक अलग अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है, बीएनएसएस के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि ग्राम न्यायालय का हमारे पास में एक्ट कौन सा है, तो ग्राम न्यायालय का जो एक्ट है वो हमारा 2008 है, और इसके तहत ग्राम न्यायालय को स्थापित किया गया है, बीएनएसएस के तहत इसको स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बेटा कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि सब लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ इस तरफ पर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस क्लास में सारे ही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं। बेटा कभी कभी आपके आंसर चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो त्रिषा शर्मा ने आंसर दिया, हर्ष वर्मा चेंज कर चुके हैं, उसी के साथ गोमती और आदित्य चौधरी कह रहे हैं मैंने सही बताया। बहुत बढ़िया, जिसने सही बताया है बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहां पे कहता है कि न्याय निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं हमारे पास में, नहीं एक ही कथन दिया गया, कथन तो एक ही है जो कि आपको ये दे रखा है। तो 2023 के अध्याय 2 के अनुसार सही है या फिर गलत है, या फिर इन ऑप्शंस में से कुछ है। तो हमारे पास में स्टेटमेंट क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट कहता है बीएनएस 2023 की धारा 7 के अनुसार, अब 6 तो पढ़ चुके हैं तो धारा नंबर 7 आती है। 7 के अनुसार एक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बिना किसी भी सेशन खंड को विभाजित कर सकती है। यानी एक राज्य सरकार है, वो उच्च न्यायालय के साथ में परामर्श नहीं करती है और वो चाहती है सेशन खंड को विभाजित कर दिया जाए। यानी सरकार की शक्ति है, पर अदालत का सम्मान भी तो जरूरी है। तो बीएनएसएस की धारा 7 बताती है, क्या बताती है भैया, सरकार के साथ में जो सेशन खंड का बंटवारा चल रहा है ना, वो बंटवारा कैसे होता है और कौन इसमें अहम भूमिका निभाता है, राज्य सरकार या फिर उच्च न्यायालय। तो यहां पर जो कथन दिया गया है वो बीएनएसएस की धारा नंबर 7 के अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य सरकार जो होगी वो बिना उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ किसी भी सेशन खंड को विभाजित करेगी कि नहीं करेगी, कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो याद रखना परामर्श करना पड़ेगा, यानी प्रत्येक राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के साथ में परामर्श करना पड़ेगा, तभी, यानी न्यायालय की बात कर रहे हो और न्यायालय से नहीं पूछ रहे हो,
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे कथन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कथन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी के तहत हमारा आंसर हो जाएगा सही। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार का काम है देश चलाना, लेकिन न्याय के मामले में कोर्ट की राय अगर आपने नहीं ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो जाएंगे। तो यहां पर यही सरकार की शक्ति की बात करती है और अदालत के सम्मान की भी बात करती है, धारा नंबर 7। टाइपिंग मिस्टेक होगी हर्ष की। और यहाँ पे सुबी यादव कह रहे हैं सी, नन ऑफ दीज। सी में नन ऑफ दीज कहाँ है? एक ही कथन है हमारे पास में, एक ही गलत है। और यहाँ पर हो गया गोमती का भी गलत, और इसी के साथ में सबका आंसर जो आ रहा है, आदित्य चौधरी कह रहे हैं कथन गलत है। बहुत ही सही बताया है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि धारा 7 ये कहती है कि अगर आपको न्याय से रिलेटेड कुछ भी करना है तो आपको न्यायालय की परामर्श की जरूरत पड़ेगी। ये बात ये कहता है, सीधा सीधा इतना सा सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 यहां पे क्या कहती है? अब भाई मजिस्ट्रेट चुने जाते हैं, क्योंकि विशेष मामले भी आ सकते हैं, और जब स्पेशल मामले आएंगे तो हमारे पास में कुछ स्पेशल जज भी रखे जाएंगे। तो उन्हीं को हमने यहाँ पे क्या है, विशेष मजिस्ट्रेट बोला है। और न्याय कर रहे हैं इसलिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है बीएनएस 2023 की किस धारा के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, यानी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। अब आपको मैं कह दूं, क्योंकि हमें पता है बीएनएसएस की धारा ये कहती है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट चुने जाएंगे, लेकिन ये होते कौन है? तो यहीं पर बात की जा रही है। अगर आपको कोई भी चीज है, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं परिवार के मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं, वहां पर हमें ना फास्ट ट्रैक की जरूरत होती है। किसकी? फास्ट ट्रैक की जरूरत होती है। इसलिए यहां पर फास्ट ट्रैक जस्टिस की जाती है। क्या की जाती है? यहां पे फास्ट ट्रैक जस्टिस की जाती है, जिससे छोटे मोटे जो केस हैं इनका निपटारा जल्दी से हो जाए, इनकी सुनवाई जल्दी हो जाए, इनकी सुनवाई में त्वरित हो, यानी बहुत जल्दी हो और बहुत जल्दी इनका न्याय मिल जाए। यहां पे ज्यादा देर आप यहां पे इस चीज के लिए कोर्ट ना, हाई कोर्ट ना जाना पड़े। तो ये क्या है, हमारे पास में ऐसे ही मजिस्ट्रेट को स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। हमारे पास में इनमें से एक धारा है जो इनकी नियुक्ति करती है। तो सरकार के अनुरोध पर विशेष मामले की सुनवाई के लिए त्वरित समाधान देने वाला, कुशल न्याय देने वाला स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो उच्च न्यायालय या केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर इसकी नियुक्ति की जाती है। एक समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, आदित्य चौधरी सही बताया। त्रिशा शर्मा का आंसर बी है, और इसी के लिए सारे ऑप्शन दे दिए हैं, ए, कोई सी, कोई बी। अब बेटा अब नहीं आ रहा ऑप्शन नंबर बी, क्यों भाई? तब तो कह रहे थे कि सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो मैं बता दूं बेटा, बहुत धारा नंबर 11 ही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है इसका। खा गए ना, खा गए, चौंक गए ना। अब कोई भी सही होगा, कोई नहीं सही बेटा, ऑप्शन नंबर बी है। त्रिशा का आंसर सही है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया बेटा, स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, यहाँ पे नियुक्ति करनी है। तो नियुक्ति का अधिकार कहाँ पे है? धारा 11 में दिया गया है। ठीक है, मेरो सही है, हाँ तुम्हारा सही है लाली, ठीक है गोमती। चलो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। अब यहाँ पे मैंने ना मैचिंग वाला ऑप्शन रखा है, जहां से आपको थोड़ा सा 2 से 4 धाराएं और साथ में अच्छे से याद हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या दिया गया है, बीएनएस, अरे बीएनएसएस में, बीएनएसएस है ये, ठीक है, बीएनएसएस 2023 के अध्याय 2 की निम्नलिखित धाराओं को उनके प्रावधान के साथ में सुमेलित करना है। यहां पे हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। शायद ये जो है, चलो ये छोड़ो, हमारे पास में क्या है, मैचिंग करनी है। अब एक तरफ हमें क्या दे रखा है, सेक्शन दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है, प्रोविजन दे रखे हैं। और जब सेक्शन और प्रोविजन दे रखे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन कौन से प्रोविजन के साथ में मैच होंगे। अब उसके तहत आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो याद रखना, ए ये है, बी उसके नीचे है, सी और डी उसके नीचे है। तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। सर वो मुझे पता है, लेकिन मैं इससे संबंधित सारे फैक्ट की धज्जियां उड़ा रहा हूँ। हाँ जी, तुम उड़ा सकते हो धज्जियां, बस फैक्ट की धज्जियां उड़ाने, क्लास की मत उड़ा देना। सही, त्रिशा शर्मा का सी है, सुबी यादव कह रही हैं ए, बी, सी, डी और सी। अब सारे बच्चे होमगार्ड बन गए। चलो वो छोड़ो, इसकी बात करते हैं। धारा नंबर हमारे पास में हमने कौन सी पढ़ी, 6 पढ़ी, और हमने धारा नंबर 7 पढ़ ली।
और धारा नंबर हमने 11 पढ़ ली। 6, 7 और 11 को पढ़ चुके हैं। और जहां पर हमने 6 में क्या देखा था, 6 में हमने यहाँ पे कोर्ट का वर्गीकरण देखा, बिल्कुल पढ़ा। 7 में हमने कोर्ट का सम्मान और सरकार की शक्ति को भी देख लिया थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में था, जिसमें हमने 11 धारा को देखा, जहां पे हमारे पास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो रही थी। अब आता है धारा नंबर 8, और धारा नंबर 8 जो है ना, हमारे पास में जो कोर्ट है, अब उस कोर्ट में एक कोर्ट है सेशन। कौन सा कोर्ट? सेशन न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सत्र न्यायालय। और सत्र न्यायालय की बात अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? वो धारा नंबर 8 करती है। और धारा नंबर 8 का आंसर हो जाएगा इसके तहत सी। तो फर्स्ट का कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट का हो गया सी। ठीक है, 8 के बाद आते हैं हम 10 पर। तो धारा नंबर 10 जो है, जैसे आपके मजिस्ट्रेट चुने जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट में कोई ना कोई ऐसा होगा जो उनमें मुख्य होगा, जो उनमें सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊपर होगा। तो यहां पर हमने जो धारा नंबर 11 देखी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे पहले की जो धारा है वो ये क्या कहती है बेटा, कि आपको ना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाने होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने होंगे, CJM बनाने होंगे, जो कि सबको यहां पे देखेंगे। तो इसका मतलब धारा नंबर 10 किसकी बात कर रही है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करती है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का बेटा ए हो जाएगा। ठीक है, पहले का सी, दूसरे का ए, आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी के आपके ऑप्शन नंबर में किसी में भी दूसरे का ए नहीं दिया गया है, पहले का सी है तो दूसरे का ए है। अब आते हैं थर्ड का, धारा नंबर 12 जो है, अब मैं कहूं कि अधिकारिता क्या है, यानी उनके अधिकार क्या हैं, उनकी शक्ति क्या है। तो जो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार था, यानी जो स्थानीय स्थान है, जिस स्थान पर है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका अधिकार क्षेत्र होगा। वो हमारा धारा नंबर 1 कहती है, धारा नंबर 12 कहती है। तो धारा नंबर 12 का कौन सा हो जाएगा? यानी हम थर्ड का यहां पे कौन सा लगाएंगे? थर्ड का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो ये भी पता चल गया। बचा कौन सा? कि धारा नंबर 13 का, यानी फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी आप किसके अधीन आते हो, आप किसके अंडर काम करते हो, ये बात आती है ऑप्शन नंबर इसमें। धारा नंबर 13 कहती है कि जो आपके मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीन आते हैं। फिर आप क्या बताओगे? कि वो सेशन न्यायालय जो होते हैं उनके अधीन आते हैं, या सेशन जो जज होते हैं उनके अधीन आते हैं। इसलिए आपका इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। यहां पर गोमती का, आदित्य चौधरी का, सुबी यादव का, हर्ष वर्मा का, त्रिषा शर्मा का, सबका आंसर आ चुका है और एक को ताला लगा दिया गया है। बहुत ही बढ़िया है भैया, सबके आंसर आ चुके हैं। और आज मुझे लग रहा है क्लास आपकी अच्छी जा रही है, क्योंकि आप लोग ना सब आंसर दे रहे हो, और जब सब आंसर देते हैं ना तो क्लास में इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। और जब आप यहाँ पे बौंदू की तरह बैठ जाते हो तो बेटा इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए कहते हैं जब आप चाहते हैं कि टीचर जो है ना अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज कर सके, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसलिए इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी न्यायालय CRPC में वर्णित थी जिसे BNSS में हटा दिया गया है? अब ऐसा थोड़ी है ना कि हमने CRPC को पूरा कॉपी कर लिया, हमने वहां पे जो जरूरत की चीजें थी उनको कॉपी कर लिया। जो हमें लग रहा था कि अब ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग, यानी जो आधुनिक समय है इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रही है, तो उसको हम हटा देते हैं। तो यही चीज हमने की है यहां पर, कि जो CRPC में हुआ करता था इन चारों में से कोई, वो BNSS से हटा दिया गया है। वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बी कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, सी कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, और डी कहता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चंस पे ध्यान दिया हो जो मैं अभी तक कराते आ रहा हूं, तो यहां पे मैंने बताया है कि न्याय के अंगों में हुए बदलाव, उनको भी बहुत जरूरी से समझना है। तो हमने वहां पे देखा कि सर सबसे पहले हमने समझा था कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये तो हमारे पास में CRPC में, भले ही BNSS में तो हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन, जब पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने क्या बताया था
कि जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट चुने आएंगे वो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के चुने जाएंगे। तो आपका बी भी सही है और सी भी सही है। बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो सीआरपीसी में एक अलग श्रेणी के रूप में वर्णित था, लेकिन बीएनएसएस ने इसे सूचीबद्ध नहीं किया है, इसको कोई श्रेणी नहीं दिया है, इसको हटा दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया बेटा? हाँ जी बिल्कुल, आदित्य चौधरी, सुबी यादव, त्रिषा शर्मा, गोमती, इसी के साथ सबके आंसर आगे। आरएन ऑफिशियल का आंसर तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा कुछ लिखा है। इतना छोटा बेटा मुझे भी दिखाई नहीं देता है, और इतना छोटा बेटा जो आती है ना टर्म एंड कंडीशन लिखी आती है, जो पढ़नी नहीं होती हैं। वास्तव में पढ़नी तो होती है, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते, लिखा ही इतना छोटा होता है। तो इसी प्रकार से तुमने भी कुछ ना कुछ लिख ही दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 6 क्या कहता है? अब यहां पे बताना है कि हमें ना एक स्टेटमेंट दे रखा है, और इस स्टेटमेंट में ये बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, या फिर इनमें से कोई और ऑप्शंस। तो हमारे पास में स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। और ये स्टेटमेंट के लिए कह रहा है बेटा, ये स्टेटमेंट जो है ना वो आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। अगर चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है तो इसका मतलब धारा नंबर 6 से लेके 20 के बीच में होगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। हमने देख लिया कि अध्याय सेकंड में जो धाराएं है ना वो धारा नंबर 6 से 20 के बीच की बात कर रहा है, ये हमें पता है। अब बात ये कर रहा है धारा नंबर 15 की। तो चलिए धारा नंबर 15 को समझते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि बीएनएसएस 2023 की धारा 15 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। अधीनस्थ का मतलब किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, ये बात लिखी हुई है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ये इनमें से बोला गया है कि वो सीजेएम के अंडर काम कर रहे होते हैं। मजिस्ट्रेट जितने हैं वो सीजेएम के अंडर काम कर रहे होते हैं, और इसके तहत आपको बताना है क्या आंसर होगा। और यहाँ पे सुबी यादव कह रही है ए, सुबी के अलावा त्रिषा का आंसर है से, आरएन ऑफिशियल कह रहे हैं सही है, तभी तो पूछा गया है। और इसी के साथ यहाँ पे बेटा सही है इसलिए पूछा गया है। इसी के साथ में आप यहाँ पे हो जाओगे बेटा गलत, क्योंकि सीजीएम के अधीन नहीं होते हैं। सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना वो डीएम के अधीन होते हैं। डीएम तो आप जानते ही होगे ना, तो डीएम के अधीन होते हैं, सीजेएम के अधीन नहीं होते हैं। ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है भाई? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बेटा वो होता है, ऐसा अधिकारी होता है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, प्रशासनिक कार्य को करने में काम करता है, शांति व्यवस्था जो होती है उससे जुड़े हुए आदेश जारी करने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। अगर ये अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हमारे जो होंगे डीएम उनके अधीन काम करेंगे, क्योंकि सीजेएम तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात करते हैं, और सीजेएम यहाँ पे न्याय देने की बात करते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रख रहा है, जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रख रहा है, जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे आदेश जारी करने का काम करता है, जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे प्रशासनिक की जो कार्य होते हैं उनको करवाने का काम करता है, तो आप बताओ तो ये क्या सीजेएम के अंडर आएगा? नहीं बेटा, ये किसके अंडर आएगा? तो याद रखना ये डीएम के अधीनस्थ होता है, ये डीएम के अधीन आता है, इनके अंडर में काम करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहां पर ये बात याद रखना कि सीजेएम यहां पे जुडिशियल से रिलेटेड है, और यहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपका कानून व्यवस्था को कार्य करने का, किस तरीके से कार्य किया जाएगा उससे रिलेटेड है। और ये जो बात है ना धारा नंबर 15 की भी नहीं है, ये धारा नंबर 17 की बात है। 15 भी आंसर गलत हो जाएगा इसके तहत, अगर यहां पे धाराएं पढ़ी हैं तो आपने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने भी ग्रीन पहना है, मशी क्या है, मेरा सही है शायद। हाँ जी तुम्हारा ही सही है। तो सच में मेरे लिए टाइम अभाव में नहीं पढ़ पाई ये साहब, मेरा राइट था। हर्ष कह रहे हैं सब तुक्का लगा रहे हैं। राधे राधे भाई निशांत। हर्ष कह रहे हैं मैं आदि में लग रहा हूं। चलो गुड आफ्टरनून भाई प्रांशुपाल जुड़ चुके हैं। आदित्य कम से कम आप तो है ना जो तुक्का नहीं लगा रहे हो, इस बात की खुशी है भाई। कोई भी हो तुक्का लगाओ या कुछ भी हो, लेकिन आंसर तो सही जाए तब तो लगा। भाई तुक्का लगाने के बाद में अगर आंसर सही हो जाता ना खुशी बहुत होती है यार, तुक्का सही हो गया। लेकिन तुक्का लगाने के बाद जो गलत होता है वहां पर भी खुशी बहुत होती है कि तुक्का ही तो था, लेकिन तुक्का ले डूबता है बेटा, ये याद रखना।
क्वेश्चन के आंसर पता है अच्छे तरीके से तो ही आपको आगे लेके जाएंगे। तुक्का आपको कहीं ना कहीं ये फील करा देता है कि मैं तुक्का या तो लगाऊं या नहीं लगाऊं, लेकिन आपके माइंड में जब लगाने के मन आ जाता है ना कि तुक्का लगा दो, फिर आपके माइंड में फिर एक चीजें चलती हैं, मेरा तुक्का सही तो हो जाएगा ना। और जब एग्जाम दे के आ रहे होते हैं ना उस टाइम पे तुक्के सारे सही हैं मेरे, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है या फिर जो भी रिजल्ट के टाइम पे या मैं ऑफिशियल आंसर की आती है, फिर पता चलता है कि तुक्का कुछ भी नहीं है, सारे गलत होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे कहता है लोक अभियोजक की बात करता है। अब यहां पे सरकार की ओर से लड़ने वाला कोई अगर है योद्धा, हमारी तरफ से नहीं, सरकार की ओर से लड़ने वाला योद्धा, न्याय के रण में लड़ने वाला योद्धा, सरकार के लिए काम करने वाला योद्धा, वो लोक अभियोजक कहलाएगा, उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कहेंगे। तो बीएनएसएस 2023 की किस धारा के तहत लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? राज्य की ओर से जितने भी आपराधिक मामले होंगे, राज्य की ओर से आपराधिक मामलों में अदालत में पैरवी करने वाला, अदालत में लड़ने वाला, वो कौन होगा? वो लोक अभियोजक होगा। और इस लोक अभियोजक की अगर नियुक्ति की जाएगी, इसका जो नियुक्ति किया जाने का प्रावधान होगा वो इन धाराओं में होगा। तो हम तो समझ चुके हैं ना, धारा 11 पढ़ चुके हैं, धारा 12 पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे धारा हम 17 तक पढ़ चुके हैं। तो धारा 17 में यहाँ पे मजिस्ट्रेट तक की बात थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात थी, जो कि डीएम के अधीन होंगे। अब जैसे ही डीएम वाला काम हो जाएगा, मजिस्ट्रेट वाला काम खत्म होगा, उसके बाद आपका काम क्या है, किसका आ जाएगा? प्रोसिक्यूटर्स का आ जाएगा। इसलिए आपकी धारा जो रहेगी वो अब 18 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखना 11 12 यहां पे मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, 16 भी यहां पे मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, 17 भी यहां पे मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, लेकिन कौन यहां पे 18 है जो यहां पे लोक अभियोजक की बात करता है। ये बात याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में रिवाइंड करते रहना जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं। मैंने पढ़ाई है धारा नंबर 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17। अब उसके बाद में बची कौन सी? फिर धारा 18 ही बचती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। कमेंट बॉक्स में 19 है। जरूरी काम से क्लास छोड़नी पड़ रही है बेटा, जरूरी काम पहले कर लो, मिल लो पहले तुम। टिक्का नहीं तुक्का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य कुमार ने आंसर दिया ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सही होगा, इसमें तुक्का लगा लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अब आते हैं धारा नंबर 21 पे। 21 को देख के ही आपको दिमाग में आना चाहिए, सर शुरुआत में आपने बताया था कि धारा नंबर 6 से लेके 20 तक पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। तो कहीं ना कहीं बेटा ये चैप्टर नंबर 3 की बात करता होगा, क्योंकि धारा नंबर 21 आ जाती है। और याद रखना हमारे पास में जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 क्या करता है? न्यायालय की शक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? न्यायालय की शक्ति की बात करता है, पावर की बात करता है। और जब ये पावर की बात करेगा तो आपकी धारा इसके लिए कौन सी होंगी? तो धारा नंबर 21 से बात करेगा। और ये आपकी बात कहां तक करता रहेगा? 29 तक करता रहेगा, कि 29 तक ये आपको पावर देता रहेगा। और उसके बाद में आपकी धारा नंबर 30 स्टार्ट हो जाएगी, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं न्याय की सबसे ऊंची सीढ़ी की, न्याय की ताकत की, और ये बीएनएसएस की धारा 21 की। और ये क्या कहती है हमसे कि धारा 21 उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा जो सजाएं दी जाती हैं, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा? सी होगा, सी होगा, सी होगा। सी हो मेरा आंसर। हाँ तुम्हारा आंसर सी है, हमने मान लो। ठीक है, ऑप्शन सी है, गोमती भी सी है, और हर्ष कह रहे हैं सर तो बेटा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी का ABCD जरूर है। अब आप बताओ, क्या अपराधियों को सबसे सख्त सजा देना कानून का काम है? भैया सख्त सजा कानून का काम नहीं है, आपका कानून का काम है केवल न्याय देना। तो सजा देना कानून का नाम नहीं है। आज हाँ, पहले हम दंड संहिता पढ़ते थे, वहां पे दंड की बात की जाती थी, लेकिन हमारे इस बीएनएसएस में दंड से ज्यादा सुधार की बात की जा रही है। दंड के द्वारा यहाँ पे सख्त दंड की बात भी नहीं की जा रही, लेकिन अगर आप गंभीर अपराध करते हो तो उस जगह तो आपका जो न्यायालय है वो आपके लिए सख्त होगा, लेकिन वो दूसरे के लिए न्याय की बात कर रहा होगा। इसलिए आपका ए ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अब बी क्या कहता है? न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइज करना। बेटा यहां पे जो शक्तियां हैं उनको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा रहा, विकेंद्रीकरण नहीं किया जा रहा,
उनको तो एक जगह पर लाया जा रहा है। जितनी भी न्यायालय की शक्तियां हैं वो एक जगह पर खड़ी हुई हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सी कहता है न्याय के वितरण में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालयों की भूमिका और दंड देने की उनकी शक्तियों को परिभाषित करना। तो जो आपको धारा 21 कहती है, क्या न्याय का जो वितरण किया जाएगा, चाहे वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाए, चाहे वो सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाए, सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई भूमिका होगी और सबके पास में अपना अपना दंड देने का अधिकार होगा, वो दंड देने की शक्ति होगी और उसको परिभाषित कहीं किया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में तहत आपका धारा नंबर 21 में किया गया है, ये याद रखना। और डी कहता है न्यायिक प्रणाली से निचली अदालतों को हटाना। बेटा हटाने की बात इसमें नहीं की गई है, यहां पे जोड़ने की बात की गई है। तो धारा 21 क्या कहती है, न्यायालय जिनके द्वारा आपका अपराध जो है वो विचार के योग्य होगा, विचारणीय होगा, इसके तहत न्यायालय को एक शक्ति दी है जो आपको दंड देने का भी काम करेगी, जो आपको यहां पे कहीं ना कहीं न्याय देने का भी काम करेगी। तो इसलिए धारा 21 के तहत आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी होगा। ठीक है, सो सर आपका आंसर हो गया गोमती का हर्ष वर्मा। यस सर, हर्ष सर। चलते बानी बाजी वाह, समझ में आ जाए तब बढ़िया है ना बेटा, समझ लो। सबसे बेटर है कि यहाँ पे समझा के पढ़ाने की बात की जा रही है, यहाँ पे आपको बेटा ऑप्शन के तुरंत क्वेश्चंस के तुरंत आंसर देने की बात नहीं की थी, समझो, समझना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब बेटा जो जाएगा उसको सजा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो न्याय की बात हो रही ना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कहता है, BNSS 2023 की धारा 23 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम CJM कह रहे हैं, कितनी अवधि तक की कारावास की सजा दे सकते हैं। यानी सबरे जो जितने जज होते हैं ना, सब अपने अपने जज अपने अपने अकॉर्डिंग, जितनी उनके पास शक्ति होती है, जितनी उनके पास पावर होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, सजा देते हैं। अब वो देखते हैं कि आपने क्राइम कितना बड़ा किया है और फिर वो देखा जाएगा कि आप किस कोर्ट में गए हो। तो जिस कोर्ट में होगे, जितनी बड़ी कोर्ट उतनी ज्यादा सजा, जितनी छोटी कोर्ट उतनी कम सजा। ये बात भी आपकी यहां पे आती है BNSS की धारा 23 के अनुसार। अब यहां पे बोला क्या गया है, CJM के बारे में बोला गया है। तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास में ना एक धारा है 22, अभी हमने 21 देखी थी जहां पे परिभाषा है। धारा 22 कहती है कि कानून में जो आपकी पनिशमेंट लिखी हैं उसमें से आप कोई भी सजा दे सकते हो। तो यहां पे 22 कहती है बेटा कि कानून के द्वारा जो पनिशमेंट दी गई हैं, पनिशमेंट बताई गई हैं, उनमें से कोई भी आपके पास में अधिकृत हो, कोई भी सजा दे सकते हो, आपके अधिकार क्षेत्र में वो आती हो। तो आप यहां पे धारा 22 के तहत तो क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बोला गया है कि CJM जो है ना, वो कितनी सजा दे सकते हैं, उनके पास में कितना अधिकार है। तो याद रखना, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, एक CJM जो होता है, वो 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। कितनी, 7 वर्ष की। तो 7 से ज्यादा सजा देनी हो तो बेटा CJM का काम नहीं है। अगर मृत्युदंड देना हो CJM का काम नहीं है। आजीवन कारावास देना हो CJM का वो काम नहीं है। अगर 12 साल की सजा देनी हो, 10 साल की देनी हो तो CJM का काम नहीं है। इनका काम है मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो आप इनके पास जाने चाहते हैं 7 साल तक की सजा लेने, तो जा सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी CJM यहाँ पे 7 वर्ष तक की ही सजा दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मृत्युदंड की सजा दी जाए तो आपको अपर कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत भाई, कमांडो एंट्री। और यहाँ पर आ चुके हैं सुबी यादव का आंसर 3 साल है बेटा, सुबी गलत हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर RN ऑफिशियल ने अब आंसर दे ही दिया है, गोमती का ए था और सबका जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा था। और यहाँ पे त्रिषा ने भी आंसर दे दिया है। तो जो लोग यहाँ पे आंसर ए बता रहे हैं वो गलत हैं। 3 वर्ष से अधिक नहीं, 3 वर्ष के लिए भी अभी मैं बताने वाला हूं, इसके बाद में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 वर्ष के लिए भी आएगा बेटा, रुक जाओ। कौन कितनी सजा दे सकता है, कौन कितनी रैंक का है, कौन सा कोर्ट छोटा है, कौन सा कोर्ट बड़ा है, वो सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग, सजा के अकॉर्डिंग भी होती हैं। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ जी बिल्कुल है, सही है तुम्हारा। बस क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अब हमारे पास फिर से एक कथन दे दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया है। और अब स्टेटमेंट को जो दिया गया है और इस स्टेटमेंट के तहत आपको बताना है कि क्या सही होगा।
हमारे पास में अध्याय 3 की जो बात की जा रही है, और इस अध्याय 3 में हमने क्या देखा था कि धारा 21 से स्टार्ट होती है और धारा 29 तक रहती है। तो अध्याय 3 में धारा 21 से 29 तक के बीच में से अगर कुछ लिखा है तो वो ये लिखा है, क्या कहता है कि द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दे सकता है। जो द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है ना, जो द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है ना, वो यहां पे क्या कर सकता है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे सकता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सर जी सैड मी प्लीज। अच्छा सैड नहीं साइड है, ठीक है। सुवी यादव का आंसर बी है। हर्ष वर्मा कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, और इसी के साथ त्रिषा शर्मा ने भी आंसर दिया है बी। अपना अपना आंसर दीजिए, वही सही बात है। आर एन ने भी आंसर दे दिया सी। आर एन ऑफिशियल का भी बहुत सही आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना कॉपी करने की कोशिश मत करो। आपको जो लगता है वही आंसर दो, दूसरे का कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ मेरा पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार से एग्जाम की ओर ले जाने वाला प्रैक्टिस सेट है। अगर प्रैक्टिस सेट में भी कॉपी कर रहे हो तो एग्जाम में तो फिर आप बैठे ही रहोगे। तो बेटा कॉपी ना करने के अलावा यहाँ पे केवल ये देखो कि मैंने सही दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे छोटी रैंक। अब यहाँ पे जैसे जितनी छोटी रैंक होगी किसी भी जज की, अगर छोटी रैंक है तो सजा भी कैसी होगी, उनके पास सजा का जो भंडार होगा ना वो भी छोटा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास ना सर, हमारे पास ना हाई कोर्ट है। चलो मैं हाई कोर्ट की बात नहीं करता, हम सीजेएम की बात करते हैं। हम सीजेएम की बात करेंगे तो सीजेएम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सीजेएम जो है ना 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। तक का मतलब इससे कम, ठीक है। एक बात हमने समझ ली। अब आप एक बात सोचो कि सीजेएम जो कि इनमें सबसे बड़ा है, सीजेएम जो इनको मजिस्ट्रेट को हेड करने वाला है, इसके पास में 7 वर्ष तक की सजा है। तो क्या वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी द्वितीय श्रेणी का, फर्स्ट श्रेणी का यहां पे मृत्युदंड की सजा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट रैंक मजिस्ट्रेट होगा, फर्स्ट रैंक मजिस्ट्रेट यहां पे कितने वर्ष तक की सजा दे पाएगा बेटा? 3 वर्ष तक की सजा दे पाएगा फर्स्ट रैंक वाला। अब बताओ सेकंड रैंक वाला क्या दे पाएगा यहां पे? क्या वो 3 तक की दे पाएगा? नहीं भैया, ये सेकंड रैंक वाला जो मजिस्ट्रेट है ना, वो तो 1 वर्ष तक की सजा दे पाएगा, 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है। तो आप यहां पे तो बेटा इसमें तो मृत्युदंड की बात की है, इसने तो आजीवन कारावास की बात की है। बताओ क्या दे सकता है? जब इसकी रैंक छोटी है तो सजा भी इसके पास में छोटी ही होगी। तो क्या बताओ सही हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन गलत है। आया समझ? धारा नंबर 23 क्या कहती है कि जो हमारे पास में सीजेएम है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, इनका जो न्यायालय है वो यहां पे सजा का प्रावधान करता है। सीजेएम तो 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, प्रथम वर्ग का जो न्यायालय वो मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, और द्वितीय वर्ग वाले केवल 1 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। 1 वर्ष तक का मतलब 15 दिन, 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 11 महीने और लास्ट 12 महीने, ये द्वितीय वर्ग कर सकते हैं। मृत्युदंड आजीवन कारावास की तो बात ही नहीं कर सकते ये लोग। तो कहां से होगा? 1-2 बार पढ़ लिया तो आपके चांसेस बन जाएंगे। सही है। मेरा एक नियम है, जब तक खुद से कॉन्फिडेंस ना पढ़ा हूं तो आंसर तुक्का लगाने में अच्छा नहीं लगता बेटा। सही बात है, आंसर ए होगा सर। बेटा हर से बेटा आज ए भी नहीं होगा तुम्हारा, ये कल वाली परसों वाली क्लास तक था। आपकी 12th क्लास वाली की कसम मेरे कोई 12th वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। ये खुद 12th करके आए हैं, अभी मेरी 12th तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बीएनएसएस 2023 का अध्याय नंबर 3 निम्नलिखित धाराओं को उनके सजा देने की शक्तियों के साथ सुमेलित करता है। ये तो मैंने अभी बता दिया, ये तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब मैं आपके आंसर देखने वाला हूं किसका आंसर सही जाएगा। चलिए फिर उसके बाद में मैं अपना बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप बताओ। हाँ जी भाई, अब हाँ दांत निकल रहे हैं सबके। अरे सर होगी। शर्मीली वर्मीली का छोड़ो बेटा, ये क्वेश्चन कर लो। इसको करने के बाद में शर्मीली मिल जाएगी ये कर लो। आर एन ऑफिशियल कहता है तुक्का है मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर, चलो आर एन ने बता दिया। चलो
आर एन का है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं यहां लिख ही देता हूं, चलो और बताओ। सुबी बता रही है यहां पे बी। अब बताओ और आंसर। कमांडो का आंसर है डी। बेटा बेटा ए बी डी और सी बता दो। सी और रह गया कोई एक, एक इंसान आएगा वो सी और बता दे। बचा ही क्या है मेरे पास में। आरएन ने बता दिया ए, सुबी ने बता दिया बी, कमांडो ने बता दिया डी, और त्रिशा का आंसर तो आया ही नहीं अभी। हाँ जी। अब चलो देखते हैं। तो मैं आपको मैंने मैंने क्या बताया था कि यहां पर हमने हाई कोर्ट को छोड़ दो। हाई कोर्ट को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा, सीजेएम को पढ़ा। सीजेएम क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और सीजेएम यहां पे कौन सी सजा दे सकता है, 7 वर्ष तक की जेल। तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसमें सी में है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा सी। ठीक है। और इसके बेटा ऑप्शन मुझे गड़बड़ हो रही है, चलो यहाँ पे बाद में देखेंगे। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो हमारा थर्ड है, और ये कितने दे सकता है, तो मैंने क्या बताया था, ये तो 3 वर्ष तक की दे सकता है। 3 वर्ष तक का कारावास, 50,000 रुपए तक का जुर्माना। तीसरे का हो जाएगा ए। और फोर्थ क्या दे सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। फोर्थ का हो जाएगा डी। और फर्स्ट बचा हमारे पास में वो हो जाएगा बी। यानी कानून में कोई भी सजा है, कानून में अगर कोई भी सजा लिखी हुई है वो सारी सजा हाई कोर्ट दे सकता है। लेकिन ये बाकी के इनके पास में केवल अधिकार 7, 3 और 1 का है। अब देखते हैं कौन सा सही होगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, वो जो दिया है आरएन ऑफिशियल ने। तो आरएन ऑफिशियल का आंसर सही है यहां पे। बाकी सब ने आंसर क्या दिए हैं, गलत दिए हैं। फर्स्ट का होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी। इसका मतलब यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान ही नहीं है। शर्मिली सरमाला ये चल रहा है आपका पता नहीं क्या। अब आपका आंसर आ गया, केवल एक ने आंसर दिया है, अब आ गया आंसर। अब तो सबका सही है, अब तो सबका ही सही हो जाएगा। सबके सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, जो सबके सामने नहीं बोल पा रहा वो सबके सामने पीछे फिर तो बुराई करता होगा। फिर तो पीछे वाली बात में तो बुराई आती है। बेटा सामने ही बोला करो जो बोलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मैंने क्या बताया था, जितना छोटा कोर्ट यानी जितनी छोटी रैंक उतनी छोटी सजा। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो यही है आपका अध्याय नंबर 4। और ये बात करता है धारा नंबर 30 से। तो हमारा कौन सा स्टार्ट हो गया, मैंने क्या बताया था, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है। और ये किसकी बात करता है, जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की जो हमारे पास में शक्ति है, यानी इनके पास में जो शक्ति है तो इनकी बात करता है। और जनता के द्वारा पुलिस की हेल्प जो करना है तो वो भी इसके अंदर आता है। तो यहां पर पुलिस की सहायता, ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है। और मैंने क्या बताया था, धाराओं की बात की जाए तो धारा नंबर आपकी कौन सी स्टार्ट होती है, तो धारा नंबर स्टार्ट होती है बेटा 30 से लेकर 34 तक की। तो यहां तक ही हम पढ़ने वाले हैं, 34 तक। तो ऑप्शन नंबर के इसके अकॉर्डिंग बताओ कि 30 के अनुसार वरिष्ठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपनी स्थानीय सीमा के भीतर किसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से किसकी शक्ति का प्रयोग वो खुद कर सकते हैं। यानी वो बड़े पद है, पद बड़ा है, तो बड़ा पद है तो जिम्मेदारी इनके पास ज्यादा है। तो आप यहां पे क्या देख पाएंगे कि पुलिस की पावर को ना आधुनिक तरीके से पुनर्गठित कर दिया गया है। तो धारा 30 के अनुसार वहां पे हमारे पास में क्या होगा, एसएचओ होगा। कौन होगा, एसएचओ होगा। तो एसएचओ से ऊंचे जितने भी पुलिस अधिकारी होंगे, जितने भी पुलिस अधिकारी होंगे अपनी स्थान में यानी अपनी स्थानीय सीमा में इस एसएचओ की पावर का यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। बी बताया आरएन ऑफिशियल का है, सी कमांडो का है, बी गोमती का सी है, शुभी का कुछ भी बोल रहा है भैया, ठीक है जो भी बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। चलो यहां पे मैंने क्या बताया, एसएचओ है जो वही थाने का जो अधिकारी होगा, हाँ वो कौन है, एसएचओ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एसएचओ से तो बड़े अधिकारी, उसमें एसीपी भी हो सकता है, डीसीपी भी हो सकता है, डीआईजी भी हो सकता है, आईजी भी हो सकता है, डीजीपी भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इनके पास
एसएचओ की पावर का यूज करने का अधिकार है। यानी एसएचओ से जितने भी ऊपर के रैंक के अधिकारी होंगे वो सभी लोग इस एसएचओ की पावर का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी थाने में, उसी सीमा के अंदर, अपनी स्थानीय सीमा में। ये बात याद रखना, यही कहती है धारा नंबर 30। तो आपका पावर क्या है? एफआईआर दर्ज करवा दो सर। हाँ जी बिल्कुल, एसीपी आएगा कहेगा एफआईआर दर्ज कर दो, एसएचओ करनी पड़ेगी एसएचओ को। जांच शुरू कर दो सर, तो जांच शुरू करवा देगा। गिरफ्तारी करवा दो, गिरफ्तारी करवा देगा। तो चाहे वो डीजीपी हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, सभी लोग एसएचओ की पावर का यूज कर सकते हैं। यही बात धारा नंबर 30 में लिखी हुई है। और यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? केवल महानिदेशक। केवल वाले पॉइंट तो आपके गलत हो गए, मैंने तो सारे बताए थे ना। तो बचा कौन? केवल वाला भी आपका डी भी गलत हो गया, बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी के साथ हैं, यानी संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी जितने भी होंगे, हो सकता है उस थाने में एसीपी भी हो, उस थाने के टीसीपी भी हो, तो ये जो हैं जो अधिकारी बड़े लेवल के होंगे वो इस छोटे लेवल की शक्तियों का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो ये कहे कि एसएचओ का पावर अलग है, डीसीपी का पावर अलग है, सही बात है, लेकिन डीसीपी एसएचओ की पावर का यूज कर सकता है, एसएचओ डीसीपी की पावर का यूज नहीं कर पाएगा। डीएम जो है, अगर डीएम है तो डीएम भी अपना छोटे वाले का यूज कर सकता है, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले का यूज थोड़ी ना कर पाएगा। ठीक है, सी होगा। सही है, लेकिन उनके मनोविकार के स्नेह को कुछ अलग रूप दिया जा रहा है त्रिषा द्वारा। ओके सी, मनोविकार को नेक्स्ट फेंको। हाँ जी बिल्कुल भाई, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो फेंक रहे हैं, एक और फेंक दो भाई। जुमलों से अच्छा है कि क्वेश्चन फेंक दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कहता है? फिर से एक स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट क्या है हमारा ये पढ़ना है। तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट है, ये कहता है क्या कि बीएनएसएस 2023 की धारा है 31। धारा कौन सी है? 31। हर व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को अपराध करने की सूचना देनी चाहिए, धारा 31 कहती है। यानी हमारे पास में हर अधिकार क्या है? हम जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी हो चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, अगर अपराध हुआ है तो अपराध की सूचना देने का कर्तव्य है। यानी नागरिक के कर्तव्य की बात की जा रही है, अपराध को नजर से ओझल ना होने देने की बात की जा रही है। और यहां पर बताया क्या जा रहा है? जनता कब मजिस्ट्रेट की हेल्प कर पाएगी, जनता कब पुलिस की हेल्प कर पाएगी, यही बात धारा नंबर 31 में लिखी हुई है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? बी आंसर सुबी यादव का है, गोमती का ऑप्शन नंबर ए है। तो बेटा बी ए सी डी जो चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट सही है। यानी हर व्यक्ति को, आपके पास में भी अधिकार है, मेरे पास में भी अधिकार है, जितने भी आपके साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके पास में अधिकार है कि वो यहां पर पुलिस की हेल्प करे, वो यहां पर किसी अपराधी को पकड़वाने के लिए भी हेल्प करे, किसी भी अपराध को होते हुए देखने के बाद, यानी अपराध जब हो जाता है तो उसकी हेल्प करने के लिए पुलिस के पास जाए, या पुलिस को फोन करके कहे कि यहां अपराध हो चुका है तो आपको आना पड़ेगा। तो तब यहां पे क्या है? आपको सहायता, यानी पुलिस की सहायता के लिए आबद्ध होना पड़ता है। चाहे वो शांति भंग की बात की जाए, चाहे वो लोक संपत्ति की बात की जाए, चाहे वो अपराधी को पकड़ने की बात की जाए। अपराध हो रहा है तो खामोशी नहीं, आवाज उठाने की बात करता है धारा नंबर 31। ठीक है बेटा, मुझे यह क्या, बेटा मैं अपने अधिकार नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे बीएनएसएस के अधिकार बता रहा हूँ कि बीएनएसएस में हमें क्या कर्तव्य है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, पुलिस के क्या कर्तव्य हैं, या हमारे पास में जो न्यायालय है, न्यायालय के क्या कर्तव्य हैं, और इसके अलावा जो प्रोसीजर है अपराधी को पकड़ने का, वो यहाँ पे क्या है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, ना कि यहाँ पे मैं और चीजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है? आंसर पे। पढ़ लीजिए। हाँ जी बिल्कुल पढ़ लेंगे यार, कैसी बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बात करते हैं। 14 क्या कहते हैं? 14 कहता है बीएनएस 2023 की धारा 32 है, गिरफ्तारी से बचने वाले व्यक्ति का पीछा, यानी कोई अपराधी अगर भाग रहा है या गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा है तो उसका पीछा करने के लिए क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। यानी धारा 32 सीधा सीधा क्या कहती है? पीछा करने का अधिकार देती है,
पीछा किसका? अपराधी का। किसी और का मत समझ लेना कि भैया हमें धारा 32 बताया था सर ने, पीछा करने का अधिकार है, स्टॉकिंग है, वो बेटा वो स्टॉकिंग का अपराध है अगर आप किसी का पीछा करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे अपराधी का, अगर वो वर्ड जुड़ जाए अपराधी का पीछा करना, तो आपके पास में क्या है, एक अधिकार मिल जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अपराधी का पीछा कर सकते हैं जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया हो। यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है और वो व्यक्ति भाग निकलता है या छिपने की कोशिश करता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे वो पुलिस अधिकारी ना हो, उस व्यक्ति का भारत में किसी भी स्थान पर पीछा कर सकता है, किसी भी स्थान तक वो पीछा करके उसको गिरफ्तार करवा सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं क्या होगा। सी होगा। बात खत्म। कमांडो एंट्री। निशांत कह रहे हैं कहां जा रहे हो? चलो, ए कहता है केवल पुलिस अधिकारी द्वारा अपने जिले की सीमा के भीतर पीछा करना। बेटा पुलिस अधिकारी जो है, यहां पे पुलिस अधिकारी तो पीछा कर सकता है, ये बात सही है। चलो ठीक है, ए को हो सकता है सही मान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसे वारंट जारी किया गया हो किसी भी स्थान पर, ऐसे व्यक्ति का पीछा करना, तो ये तो मैंने अभी बताया। कोई भी व्यक्ति जिसे, जो अपराधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उस अपराधी का किसी भी स्थान पर पीछा कर सकता है। ये तो मैंने अभी बताया कि कोई व्यक्ति यानी कोई अपराधी जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया हो वो भाग निकलता है, तो अगर उसे पुलिस अधिकारी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एक आम आदमी भी उसका पीछा करके भारत में किसी भी स्थान पर उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार करवा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा और पढ़ने की जरूरत नहीं थी सी और डी के लिए। केवल पुलिस अधिकारी द्वारा अपने राज्य की सीमा के भीतर, केवल पुलिस की बात ही नहीं कर रहा है, 32 तो हमें भी अधिकार दे रहा है ना। धारा 32 हमें अधिकार दे रही है कि आप, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहां पर किसी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है और आपको भी उसमें संबोधित किया गया है, तो आप भारत में किसी भी स्थान पर जाकर उसे पकड़वा सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपके पास में अधिकार है। खत्म नहीं हुई है। एक बार बता दें कि क्लास चल रही है ना? गलत ना है कि हम लोगों के प्रश्न का उत्तर गलत, ना कि हम लोग। सही बात है यार, आप लोगों के प्रश्न आंसर गलत हो सकते हैं लेकिन इंसान थोड़ी गलत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 15। 2023 के अनुसार किसी को, यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की सहायता करने से इनकार करता है, यानी वो नहीं चाहता कि मैं पुलिस की हेल्प करूं, जब ऐसा करना कानूनी रूप से बाध्यकारी हो, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है? मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति यहाँ पे पुलिस की सहायता नहीं करता है या सहायता करने से इनकार करता है, तो ऐसा कानूनी रूप से अगर बाध्यकारी हो तो उस व्यक्ति पर क्या क्या हो सकता है? कार्यवाही हो सकती है। ये आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लाइव क्लास में नहीं, आपको लाइव क्लास खत्म होने के बाद में जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें आंसर देना है। और जो यहाँ पे आंसर देगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इस चीज के लिए सीरियस है और सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, आपका आंसर 15 का ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, कोई भी आंसर हो, आपके पास में यहाँ पे मौका मैंने दिया है, इसको पढ़ना है और इसके बाद आंसर देने की कोशिश करना है। बाकी ये क्लास कैसी लगी है ये आप जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा ये जो बैच है चाणक्य 2.0 बैच, इस चाणक्य 2.0 बैच में आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। आप चाहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ लूं, आप चाहते हैं कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए या फिर मूल विधि या फिर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ पढ़ना है, तो चाणक्य 2.0 आपके लिए यहां पर डिगा यानी खड़ा हुआ है। और आपको मैं बता दूं ये बैच आपको मात्र 99 रुपए मिल रहा है, 99 में मिल रहा है। तो बेटा 99 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिल जाएं। आप बीएनएस की किताब भी खरीदने जाओगे ना, तो वो किताब भी आपको लगभग 250 से 300 रुपए की पड़ेगी। लेकिन एक किताब 300 रुपए खर्च करने से बेटर है कि आप 99 रुपए एक कोर्स पे खर्च कर लें, जहां पे आपको ये सारे सब्जेक्ट भी मिले, सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी मिले, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिले, सारे सब्जेक्ट के डाउट
डाउट भी मिले और डाउट को सॉल्व करने की भी क्लास मिले तो आप यहाँ पे हमारे साथ में 99 रुपए में जुड़ सकते हैं। लेकिन कहाँ पे भैया, बाईएससी ऐप पे। तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बाईएससी ऐप को। बाईएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर और लॉगिन करना पड़ेगा और इसके बाद में आपको सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, वरना आपको पेड कोर्सेज में दिखने लग जाएंगे। और इस क्लास की भी पीडीएफ आपको चाहिए कि आपके माइंड में हो कि इस क्लास की भी पीडीएफ हमको सर दे दी जाए ना, हमने पढ़ा है तो हमें पता तो होना चाहिए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, तब भी एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पे आप पीडीएफ क्लास नोट्स में जाके इस क्लासेस की पीडीएफ को भी देख सकते हैं, यानी जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपके लिए एप्लीकेशन पर ही मौजूद रहेंगी, मूल विधि भाई मनीष सर के नाम से। ठीक है, तो आप जो लोग, हम तो रिचार्ज ही नहीं होगा बेटा 300 का, बेटा यहाँ पे अब मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, रिचार्ज वाली बात है। तो बेटा एक चीज मैं बता दूं कि हर किसी के पास में इतना पैसा तो है कि वो 800-900 रुपए महीने का खर्च कर सकता है अपने रिचार्ज में, लेकिन पढ़ने के लिए किसी पे 100 रुपए तक नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने देश को पीछे लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स ले लो, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए ये कहते ना कि हमारे पास रिचार्ज के पैसे नहीं है, अगर आपके पास रिचार्ज के पैसे ना होते तो आप क्लास भी नहीं देख रहे होते। मैं कहता हूं किसी का वाईफाई कनेक्ट करके आप यहाँ पे बता रहे हैं, तो मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं कि बेटा जिसे पढ़ना होता है ना वो पढ़ता है, किसी भी तरीके से पढ़ता है, दूसरे के वाईफाई से करें। पहले का टाइम था कि दूसरे की लाइट में जाके पढ़ते थे, पहले का टाइम था मोमबत्ती लाके पढ़ते थे, आज का टाइम यह है कि दूसरे का वाईफाई यूज करके पढ़ सकते हैं। तो बेटा तरीका वही है, सोच नहीं है, लेकिन आपका काम वही है, पढ़ना है, जॉब करनी है, जॉब के लिए एग्जाम निकालना है, और एग्जाम को पढ़ने के लिए हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। हमारे पास एक्सक्यूज करने के अलावा उसे एग्जीक्यूट करने के तरीके होने चाहिए। याद रखना, जिसके पास एक्सक्यूज होंगे वो नहीं पढ़ेगा, कभी भी नहीं पढ़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से कितनी भी अच्छी कोचिंग में 1500, 2000, 5000, 10,000 तक के भी कोर्स ले ले, अगर जिसके पास एक्सक्यूज है वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, जिसे जॉब चाहिए, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो एक्सक्यूज की तरफ भाग रहा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहा है, और जो एग्जीक्यूट करने की तरफ भाग रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं जॉब जरूर ले लेगा। इसलिए कहता हूं कि ये बहाने होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पास रिचार्ज के पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बेटा ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आप उन्हें किसी ना किसी एक साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, जिनका नाम था अब्दुल कलाम। ठीक है, और इसके बाद में मुझे कुछ मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में इतना ही। मेरे पास सिम कार्ड ही ना है बेटा, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारे पास फिर जॉब भी नहीं होगी, जो अगर तुम एक्सक्यूज दे रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं है, ये सर वही चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। जो उसको कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकता है, मैंने किसी का हाथ पकड़ के कोर्स लेने की बात नहीं की है, जिसका मन है वो ले सकता है। ये एक्सक्यूज देने से बेटर चीज होती है कि हाँ ठीक है सर देख लेंगे, वो बेटर है। बेटा किसी के जॉब भी अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, वो आपको मना नहीं करता है, कोई आपको बहाना नहीं देता है, वो सीधा सीधे ठीक कहता है कि ठीक है मैं आपको कॉल करेंगे। इसी का मतलब होता है कि पॉजिटिव वे में मना करना। लेकिन आप यहाँ गए हमें पर रिचार्ज ही पैसे ही नहीं है सर, पैसे डाल दो, भैया मोमोज की बात आ जाएगी ना, किसी को गिफ्ट देने की बात आ जाएगी ना, किसी को चॉकलेट देने की बात आ जाएगी ना, तो 900 रुपए की चॉकलेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। खुद डेयरी मिल्क नहीं खाते हैं, लेकिन 900 रुपए की चॉकलेट दूसरे को देने को तैयार हैं। तो जब हम वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं तो बेटा पढ़ने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। एक्सक्यूज छोड़ो, प्लान को एग्जीक्यूट करो। तब तक के लिए फिर मिलेंगे ऐसे ही टाइम पे, 12 बजे हमारी ये क्लास होती है, रोजाना मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, जय हिंद, जय भारत।